अच्छा जी, और करते हैं प्रैक्टिस। और एक कर दें आप जल्दी से, और एक फिर पास पेपर का मैं कर देता हूँ। आप ऐसा करें, प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 कर दें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 जनरल एंट्रीज हैं, ये ऐसे ही है, 2 साल की जनरल एंट्रीज हैं। एक में क्रेडिट पीरियड है और एक में नहीं है।
बहुत देर लगा दी यार, चलें छोड़ें, दफा करें, तो मेरी सोच से ज्यादा देर लगा दी। पास पेपर का करते हैं सवाल। जून 19 पढ़ ले, मैं बोर्ड पे करता हूँ। पास पेपर जून 19, बुक में क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ ले, मैं करता हूँ। अच्छा एक काम करते हैं बीच में, ताकि उसको भी फारिग करें, चैप्टर में आए और ये जो पढ़ने वाली अंग्रेजी है इसको पढ़ के आगे चलते हैं। ये जी पेज 12 पे, पेज 12 चैप्टर में, पेज 12 क्रेडिट इंपेयर्ड एसिड, पेज 12 के तकरीबन आखिर में, चैप्टर में पेज 12 के तकरीबन आखिर में क्रेडिट इंपेयर्ड एसिड। यहां से लेके अगले पेज पे 2.2 से ऊपर तक पढ़ लें, अगले पेज पे 2.2 से ऊपर तक पढ़ लें। ये सारा कुछ करा दिया आपको,
पढ़ लें एक बार ताकि। और ये वो क्रेडिट इम्पेयर्ड की मिसालें दी हुई हैं जो पिछली क्लास में बता रहा था मैं। जी ये कौन से ये परचेज और ओरिजिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट ना, ये अभी बताना है 2.2। ये नीचे 2 वो असल में हेडिंग शुरू होगी ना क्रेडिट इम्पेयर्ड, तो 2.2 में देखें ये वर्ड लिखा हुआ है परचेज और ओरिजिनेटेड क्रेडिट इम्पेयर्ड, तो 2.2 से ऊपर तक पढ़ लें। क्या जी? यानी ये जो एग्जांपल दी है क्रेडिट इम्पेयर्ड होने की, हुआ तो नहीं है अभी तक ऐसे, तो क्रेडिट इम्पेयर्ड ही। चले पढ़ ले, सवाल पढ़ ले, मैं करता हूं। जून 19 क्वेश्चन 8 बन रहा है उस सेक्शन में, फ्रेंच लिमिटेड। पढ़ ले, मैं करता हूं। चले पढ़ लिया। एंट्रीज रिक्वायर्ड है
जून 19, 3 बताइएगा, जनवरी 15। अच्छा ना मुझे याद रहा पूछना ना, आपने बताया, मैंने एक सवाल दिया था, ट्रेड डेट अकाउंटिंग, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग किया किसी ने? जी बताएं, इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट? 15,000 डिवेंचर्स हैं और फेयर वैल्यू है एक की 96, तो 15,000 इंटू 96 प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है? 35,000 जी, 147,500। लेकिन इसकी फेयर वैल्यू 96 थी, खरीदा हमने 97 का है, तो 1 रुपया हमें महंगा मिला, तो ये हो गया लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन। 15,000 1 रुपया महंगा मिला और कैश जेब से गया 149,000। और इंपेयरमेंट लॉस इनिशियली 12 मंथ क्रेडिट लॉस वाला, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, लॉस अलाउंस क्रेडिट कितना है पहले दिन? 12 मंथ क्रेडिट लॉस जी 11,200। ये हो गई इनिशियल मेजरमेंट। उसके बाद आते हैं ईयर एंड पे, 31 दिसंबर 15। एक हो गई इंटरेस्ट इनकम की एंट्री, वर्किंग से निकालेंगे। एक हो गई कैश की एंट्री, और एक हो गई इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री। कहां से कहां तक पहुंचाना है ईयर एंड पे? सिग्निफिकेंट रिस्क इंक्रीज हुआ है 31 दिसंबर 15 पे, सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ रिस्क? नहीं। कब इंक्रीज हुआ? 16 में जाके। तो 15 के एंड पे ये 12 मंथ लॉस पे ही रहेगा और उसमें कोई चेंज नहीं आई, तो इसलिए बस 31 दिसंबर 16 इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट और कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। और अब 31 दिसंबर 16 पे क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया, तो हम 12 मंथ से शिफ्ट हो जाएंगे लाइफ टाइम पे। तो 31 दिसंबर 16 11,200 से शिफ्ट कर जाएंगे 62,600 इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और लॉस अलाउंस क्रेडिट। ये मैंने वो पिछले सवाल में सिखाया था, लॉस अलाउंस का टी अकाउंट। ये हो गया 31 दिसंबर 16। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस सवाल में वो क्रेडिट इंपेयर्ड हो रहा है ना 17 में। 17 में क्रेडिट इंपेयर्ड हो रहा है, तो 18 में फिर हमें वो, लेकिन वो भी टी अकाउंट के बगैर बिल्कुल चल सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब आते हैं जी 31 दिसंबर 17 पे। 31 दिसंबर 17 इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट और कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री। फिर क्या हुआ? 31 दिसंबर 17 पे क्रेडिट इंपेयर हो गया, वॉज क्रेडिट इंपेयर्ड। तो फिर हमें 31 दिसंबर 18 में वो इंटरेस्ट की कंपाउंड वाली एंट्री करनी पड़ेगी। 31 दिसंबर 18 इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट और लॉस अलाउंस क्रेडिट। बनी नहीं रही ना, 11,200 इनिशियली रिकॉर्ड कर लिया और 31 दिसंबर 15 पे भी 11,200 ही है। 12 मंथ लॉस 11,200 ही है ना, तो मजीद बनी नहीं रही। 31 दिसंबर 18 कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और 31 दिसंबर 18 इंपेयरमेंट की एंट्री। ये हो गई 15 से लेकर 18 तक की एंट्रीज। अब वर्किंग करके तो इसकी फिगर्स मिल जाएंगी। वर्किंग के लिए मैं वहां जाता हूं, एंट्रीज कर ले नोट, फिर वर्किंग पे आते हैं।
31 दिसंबर 15, 31 दिसंबर 16, 31 दिसंबर 17, 31 दिसंबर 18, 1475000। इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना है? 12.6% लगाएं। 185 185,850। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कूपन कितना है? 12% किस पे लगेगा? फेस वैल्यू वो कितनी है? 15 लाख। 15,000 डिबेंचर, 100 रुपए एक, फेस वैल्यू 15 लाख, उस पे लगेगा 12%, 180 शायद। क्लोजिंग Hmm? 148,850 जी। 186,587 148,6,587 नहीं 1487 437 जी बताएं। 187,417 19,54 188,352 150,320
दो 2015 CD 11,200, एक्सपेंस 11,200। 2016 11,200 CD 65 कितना 62,600, एक्सपेंस कितना 2017 BD 62,600 CD जी 900, एक्सपेंस 80,300। तो 2015 में इंटरेस्ट इनकम आ गई 185,850 और 180,000। 2016 में 186,587 और 180,000। और 16 में इम्पेयरमेंट 51,400। 17 में 187,417 और 180,000। और इम्पेयरमेंट लॉस और लॉस अलाउंस 300। और 18 में 188,352, लेकिन इंटरेस्ट इनकम में आएगा 1,494,854 माइनस 70,900 का 12.6%। नेट कैरिंग अमाउंट पे इफेक्टिव रेट नाइन और लॉस अलाउंस बैलेंसिंग 8 180,000। तो ये इम्पेयरमेंट लॉस उलट हो जाएगा, इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स, लॉस अलाउंस डेबिट और इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। लें जी, ये है जून 19। जी जून 19 में कोई सवाल? चलें इसको नोट पूरा कर लें, फिर ये लास्ट चीज 2.2 करते हैं।
किसमें लिखा हुआ है? हाँ अच्छा, ये जो 2.2 हेडिंग से ऊपर 0.3 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि अगर क्रेडिट इंपेयर्ड, अच्छा क्रेडिट इंपेयर्ड का मतलब था कि सत्यानाश हो गया, तबाह बर्बाद हो गए, नहीं, वो वाकया हो गया जिसकी वजह से हालात खराब होने थे। तो अगर उस वाकये होने के बावजूद भी हालात खराब नहीं हुए, यानी वो जो कंपनी है वो स्टिल अच्छी चल रही है और कंपनी को लगता है कि नहीं क्रेडिट इंपेयर्ड नहीं है, तो ऐसा करने की बजाय वापस ऐसा करने पे आ जाएंगे, ग्रॉस पे लगाना शुरू कर देंगे। तो ये लिखा हुआ 0.3 के अंदर कि वापस हम इस पे रिवर्ट कर जाएंगे। चलो जी, लास्ट चीज चैप्टर में पेज 13। अच्छा, सुस्ती के मारे होंगे तो पता नहीं आप टाइम ही जाया करेंगे। एक काम की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप जाग के कर लें उससे मुझे जरा बात करना आसान हो जाएगा। आप एक काम करें, प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 पढ़ें, उसका सोल्यूशन देखें, बेशक 1-2 साल देख लें, मैंने इसमें 4 साल रखे हुए, बेशक आप 1-2 साल देख लें, एक नहीं 2 साल तो कम से कम देखें। अगर समझ आने लग जाए तो तीसरा और चौथा भी देख लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 पढ़ें, अगर दिमाग बंद करके पढ़ना है तो टाइम जाया होगा, फिर रहने दें। अगर कोशिश हिम्मत करके पढ़ लेते हैं दिमाग खोल के, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 पढ़ें, उसका सोल्यूशन देखें, समझने की कोशिश करें, टूटा फूटा आपको समझ आएगा। फिर जब मैं डिस्कशन करूंगा ना तो वो टूटा फूटा रिपेयर हो जाएगा। एक इतना जरूर बता देता हूं कि अगर हम किसी फारिग कंपनी के डिवेंचर्स खरीद रहे हैं और हमें शुरू में ही पता है कि फारिग है कंपनी, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, तो हम क्यों खरीद रहे हैं? सस्ते मिल रहे होंगे, बहुत सस्ते मिल रहे होंगे, हम चांस लेना चाह रहे होंगे, क्या पता फारिग ना हो, क्या पता सर्वाइव कर जाए। या अगर हम किसी बिल्कुल ही गरीब कंपनी पे तरस खा के उसको लोन दे रहे हैं और हमें शुरू में ही पता है कि ये पैसा वापस शायद ही मिले, तो इसको कहते हैं परचेज्ड क्रेडिट इंपेयर्ड, यानी हमने खरीदा ही तबाह बर्बाद वाला है, या ओरिजिनेटेड यानी दिया ही किसी फारिग को लोन है, हमें लोन देते ही पता है कि फारिग इन्वेस्टमेंट है, खरीदते ही पता है कि फारिग इन्वेस्टमेंट, इसको कहते हैं परचेज या ओरिजिनेटेड क्रेडिट इंपेयर्ड एसेट। चलें, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 पढ़ के उसका सोल्यूशन देख के समझने की कोशिश करें, लेकिन कोशिश करें जितना भी समझ आए, जितना भी। मैंने वर्किंग में ना इस तरह की बजाय ऐसे बनाया हुआ है, इसलिए आपको फॉर्मेट डिफरेंट लगेगा। ओपनिंग बैलेंस लिखा है, इंटरेस्ट लिखा है, वो ऐड किया है, कैश लेस किया, क्लोजिंग बैलेंस निकाला है, ये भी इसी तरह ही बनाया है, यानी वर्टिकली मैंने ये टी अकाउंट और ये वर्किंग बनाई है, और साथ लेबल भी लगाया है मैंने कि किसके ऊपर कौन सा रेट लगा रहा हूं।
जी पढ़ लें तो मैं बात। जी अगर सवाल देखा है तो मैं चीजें कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। हम जब खरीदते हैं ना किसी एसेट को, जो खरीदते हुए ही हमें पता है कि सस्ती इन्वेस्टमेंट है, बेकार इन्वेस्टमेंट है, रिस्क ले रहे हैं हम, तो हम शुरू में ही जैसे अगर हमने 100 इन्वेस्ट किया और कॉन्ट्रेक्चुअली हमें 15 135 वापस मिलना है, तो पहले क्या होता था, हम इसके ऊपर एक इफेक्टिव रेट निकालते थे, पहले होता था, और क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज थे और यही कैश फ्लोज यहां डालते थे तो टेबल जीरो होता था। अब तक हम ये कर रहे हैं और शुरू में यानी इस टेबल की हद तक, ये टेबल, इस टेबल को देख के कहीं लगता है कुछ पैसा डूब जाएगा, नहीं ना, तो पहले हम इस टेबल को फुल बनाते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज लेके, और फिर उसमें जो पैसे डूबने का चांस होता है उसको फिर हम लॉस अलाउंस लेके चलते हैं। लेकिन अगर हमने खरीदा ही सस्ता है और वो खरीदा ही बीमार इन्वेस्टमेंट है, तो हम इसकी बजाय हम लोग एक कैश फ्लोज कॉन्ट्रेक्चुअल लेने की बजाय वो कैश फ्लोज लेंगे जो हमें अभी ही उम्मीद है कि इतने मिलेंगे, क्योंकि हम पहले ही बीमार इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं। लेट से 11 मिलेंगे, 10 मिलेगा, मुश्किल से 90 मिल जाएगा। हम पहले ही इसको बीमार इन्वेस्टमेंट समझते हुए इसके कैश फ्लोज बीमार वाले सोचते हैं और ये इससे कम होंगे, तो फिर इसके हिसाब से जो इफेक्टिव रेट निकलेगा वो इसके कंपैरिजन में कम होगा। उसको कहते हैं क्रेडिट एडजस्टेड, या बड़ा लंबा सा नाम है, इसको मुझे याद नहीं है पूरा, क्या लिखा हुआ है, ऐसी कुछ है ना, क्रेडिट एडजस्टेड इफेक्टिव रेट। ये असल वाला आता लेट से 12%, तो ये आएगा 9%। अब हमने इस 9% पे इंटरेस्ट इनकम बनानी शुरू करनी है।
9% पे। तो हम इंटरेस्ट इनकम 9% पे बनाया करेंगे। और चूंकि हमने पहले ही दिन इसको कमजोर इन्वेस्टमेंट मान लिया हुआ है, तो पहले ही दिन हमने एक अमाउंट का डूबना मान लिया हुआ है। हम चूंकि उस अमाउंट डूबने को पहले ही दिन अंदाजा लगा के इनकम कम कर चुके, तो उससे मजीद जो बढ़ेगा उसको लॉस अलाउंस बनाना शुरू करेंगे। नहीं समझा सका शायद। हमने जब पहले ही कैश फ्लोज रिड्यूस कर लिए कि हमें इतने कैश फ्लोज मिलने हैं और उसकी बेस पे रेट निकाल लिया, तो हमने इस कैलकुलेशन में इनहेरेंटली कुछ पैसे का डूबना मान लिया। अब वो पैसे का डूबना फिलहाल हमारी अकाउंटिंग में लॉस अलाउंस के तौर पे नहीं आएगा। जैसे हमने इस कैलकुलेशन में इनहेरेंटली अगर 5,000 का डूबना मान लिया, तो उस 5,000 की एंट्री नहीं होगी। वो 5,000 इनहेरेंटली शामिल है थोड़ी इंटरेस्ट इनकम के शक्ल के अंदर। अब हमारा पैसे डूबने का एस्टीमेट 7,000 तक जाएगा, तो 2,000 से फिर हम लॉस अलाउंस बनाना शुरू करेंगे। नहीं समझ आ रही बात? अच्छा, हमने जो अंदाजा लगाया ये वाला, हमने पहले ही रिड्यूस किया, ओरिजिनली ही हमने इनको कम मान लिया और इसकी बेस पे एक थोड़ा हल्का इंटरेस्ट रेट निकाला, तो हमारे इस थोड़ी इंटरेस्ट इनकम ने इनहेरेंटली कवर कर लिया। हमने शुरू में ही एक अमाउंट को डूबना मान लिया, मिसाल के तौर पे 5,000। अब जब साल गुजरेगा और अब हमें पैसा डूबना लगता है 7,000 डूबेगा, तो हम 5 से जो ऊपर वाला 2,000 है उसके लिए फिर इंपेयरमेंट लॉस वाली अकाउंटिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि जो इनिशियली डूबना सोचा था वो इनहेरेंटली इसके अंदर कवर हो गया। अगर हम दोबारा से लॉस डालना शुरू कर देंगे तो डबल डबल होने लग जाएगा। हमने पहले ही अपनी इंटरेस्ट इनकम को कम करके कुछ लॉस इसके अंदर ही रच बस गया हुआ है। तो ये जो वर्किंग 2 में मैंने सबसे पहले जो क्रेडिट एडजस्टेड इफेक्टिव रेट निकाला है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो से वर्किंग 2 बता रहा हूं सॉल्यूशन में। कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो थे 6,000, लेकिन एक्सपेक्टेड थे 5100। तो उसको रखे, ये जो मैंने यहां 15 लिखा है ये 6,000 है, और मैंने जो 11 लिखा है ये 5100 है, और इसकी बेस पे जो इफेक्टिव रेट निकाला वो 10.627% आ गया। और ये जो मैंने उसके नीचे किया ना, इनिशियल एस्टीमेट ऑफ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ये आपको तो दिया ही होगा। ये सवाल मैंने खुद बनाया है बड़ी मेहनत करके, और इसके ऊपर सवाल कहीं अवेलेबल नहीं है। ये मैंने बड़ा दिमाग लगा के सवाल बनाया था, वरना कहीं किसी किताब में इसके ऊपर सवाल अवेलेबल नहीं है। तो इफेक्टिव रेट 10.627 इन रिड्यूस्ड कैश फ्लो से निकला है। ये इससे कम होगा ना, यानी अगर हम 6,000 को लेके इफेक्टिव रेट निकालते तो 10.627% से ज्यादा आता। तो हमारा 10.627% इफेक्टिव रेट बना लेना इनहेरेंटली 88-24 का एक लॉस शो कर रहा है। ये इनिशियल एस्टीमेट ऑफ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस देखें, पीवी ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज 10.627%, यानी 6,000 की पीवी 10.627% पे वो 58,824 बनती है, जबकि हम एसेट कितने पे रिकॉर्ड कर रहे हैं? 50,000 पे। तो ये जुमला थोड़ा मुझे अंदाजा है, मुश्किल बोल रहा हूं मैं। इन दोनों केसेस में मैं ये वाली फिगर्स बोलूंगा। इन्वेस्टमेंट कितने से रिकॉर्ड हो रही है? इनिशियली 100 से। कॉन्ट्रैक्चुअली 15 मिलना था, असल में इफेक्टिव 12 होना था, लेकिन हमने शुरू में ही अंदाजा लगा लिया कि इतने नहीं इतने मिलेंगे, और हमने कैश फ्लोज थोड़े किए, इसलिए इंटरेस्ट इनकम थोड़ी बन गई। अब अगर मैं 11, 10, 90 की इस परसेंट पे पीवी निकालूंगा तो 100 आएगी। क्यों? उसी से तो निकाला हुआ है। लेकिन जब मैं 15, 135 को 9% पे डिस्काउंट करूंगा तो पीवी 100 से ज्यादा आएगी। यानी कॉन्ट्रैक्चुअली ये है, लेकिन मैं इंटरेस्ट इनकम जब थोड़ी रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरा इंटरेस्ट इनकम थोड़ी रिकॉर्ड करना इनहेरेंटली 8,824 का लॉस संभाले हुए है। ये जुमला समझ आएगा तो बात आगे बढ़ सकेगी। इसलिए वर्किंग 2.1, वर्किंग 2.2 हर अगले साल में जितना पैसे का डूबना 88-24 से ऊपर निकल रहा है, उसके लिए अब हम इंपेयरमेंट लॉस वाली अकाउंटिंग चला रहे हैं। 88-24 की हम एंट्री कोई नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट इनकम थोड़ी रिकॉर्ड करने में 88-24 इनहेरेंटली रच बस गया है। तो जब उससे ऊपर बात निकलेगी तो उसके लिए अकाउंटिंग वही करेंगे जो ये वाली है, लेकिन 88-24 से ऊपर। यहां भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि टेबल में हम 15 की बजाय 11 यूज करेंगे। टेबल में हम 11 यूज करेंगे क्योंकि हमने इस रेट इसके हिसाब से निकाला है। इसलिए आप अगर टेबल लिखेंगे ना, जो मैंने वर्किंग 1 बनाई हुई है, उसमें 5100 नजर आएगा। ये जिसको मैंने कैश फ्लो कह के हर डब्बे में से लेस किया हुआ है, ये मैंने टेबल को ऐसे बनाया हुआ बस। तो मैंने आप वर्किंग 1 में देखें, हर बॉक्स में मैं कैश फ्लो कह के 5100 लेस कर रहा हूं। यानी अगर मैं इसको इस शक्ल में बनाऊं तो मैं इसके 5100 से टेबल बना रहा हूं, 6,000 से नहीं, इसलिए जीरो हो जाएगा। हाँ, जो एक्चुअल मिलेगा और उस एक्चुअल मिलने वाले में और 5100 में जो डिफरेंस होगा वो फिर पीएनएल में चला जाया करेगा तब, क्योंकि हमने ये सारा जब क्रेडिट एडजस्टेड रेट निकाल लिया, इसका मतलब फ्यूचर में इंटरेस्ट इनकम को हमने इसी पैटर्न से चलाना है। जो हमारी सोच से कम ज्यादा कैश फ्लो मिलेगा वो फिर उस वक्त पीएनएल में चला जाया करेगा। यही आपको जो कैश वाली एंट्री है उसमें इन्वेस्टमेंट 5100 से क्रेडिट होती नजर आ रही है। कैश जितना कम जाता है वो पीएनएल में जा रहा है। हर साल आप देखें कैश वाली एंट्री, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 5100 से ही हो रही है। यानी जो टेबल बनेगा उसमें कैश फ्लो में 11 ही लिखूंगा, जो इसकी कैलकुलेशन में इस्तेमाल किया था। जो शुरू में पहली दफा हमने क्रेडिट एडजस्टेड रेट निकालने में कैश फ्लोज इस्तेमाल किए ना, टेबल इसी से बनेगा। लेकिन कैश कितने से डेबिट होगा? जितना एक्चुअली मिल रहा होगा, तो जो डिफरेंस है वो उस वक्त पीएनएल में जाएगा। तो ये हर साल में यही किया हुआ है। यानी इसमें सिर्फ 2 बातें हुई हैं। एक, जो
शुरू में क्रेडिट एडजस्टेड इफेक्टिव रेट निकालने के लिए एक्सपेक्टेड कैश फ्लो यूज किए गए थे। टेबल इनसे बनना है, इंटरेस्ट इनकम इससे बननी है। और जो शुरू में इनहेरेंटली लॉस रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड नहीं हुआ है सच, जो इंटरेस्ट इनकम को खा गया, उससे ऊपर जाएगा तो लॉस वाली अकाउंटिंग शुरू होगी। ये है इस प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 के अंदर। और अगर आपको ये बात टूटी फूटी भी समझ आ गई है तो आप जल्दी से अंग्रेजी के 4 पॉइंट्स पढ़ लें और फिर ये खत्म बात। पेज 13 पे पॉइंट 1, 2, 3 और अगले पेज के शुरू में पॉइंट 4। वो मैं इस चीज को कह रहा हूं, ये जो कंपाउंड एंट्री कर रहे हैं इसको मैंने एडजस्टेड फॉर हाँ जी, चले ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। कल रीक्लासिफिकेशन और डी रेकग्निशन करा।